गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट की जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में। और आज की जो हेडिंग होगी वो है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। मीन्स जो कोल्ड वॉर है उसके दायरे कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ तक किन चीज़ों ने प्रभावित किया। यूएसए और यूएसएसआर के जो बीच जो टेंशन थी उसके रीज़न भी दुनिया के कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम देखने को मिली, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे वो ट्रेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम थी या फिर डिप्लोमेटिक डील्स की बात करें। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब देखिए, इससे पहले हमने बात हम कर चुके हैं कि क्यूबन जो क्राइसिस था वो हुआ 1961 से लेकर 1962 में। अब इसमें था क्या कि बाय द यूएसएसआर कुछ मिसाइल सेटअप की गई क्यूबा में, और क्यूबा के अंदर जब मिसाइल सेट की गई तो यूएसएसआर को ये चीज़ लग रही थी कि इन फ्यूचर अगर यूएसए के साथ किसी भी टाइप का वॉर होता है तो वहां से डायरेक्टली यूएसए के बड़ी सिटी को अप्रोच करना या बड़ी सिटीज के ऊपर अटैक करना इजी होगा यूएसएसआर के लिए। और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच जो टेंशन थी उसका ये पीक टाइम था, कभी भी दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कि अगर मैं बात करूं या उसके कुछ कोल्ड वॉर के कुछ और बड़े क्राइसिस की बात करूं, कोरिया क्राइसिस में भी यही हुआ कि एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर दोनों ही कोरिया को लेकर अपना अपना जो रोल था उसे पे कर रहे थे। नेक्स्ट है बर्लिन की अगर बात करें तो 1958 टू 1962 तक जो बर्लिन जो क्राइसिस था वो चला। पूरे बर्लिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पूरी की पूरी एक दीवार खींच दी गई। एक साइड जहां यूएसए एक बर्लिन को प्रमोट कर रहा था तो दूसरी ओर यूएसएसआर। और इसी रीजन भी दोनों के बीच जो टेंशन का माहौल था वो दिखाई दिया। फिर अगर बात करें कॉन्गो क्राइसिस की बात करें तो 1960 के एरा में भी कॉन्गो क्राइसिस को लेकर दोनों ही सुपर पावर के बीच मींस यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों की भी जो टेंशन थी वो काफी पीक पे दिखाई दी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर क्राइसिस की इन सब क्राइसिस के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसमें दोनों कंट्रीज आमने सामने थे, लाइक ए एनिमी ट्रीट कर रहे थे ऑन द इंटरनेशनल मंच। अब उस पे हो क्या रहा था कि यूएसए था वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा था यूएसएसआर की पॉलिसी को, उसकी नीतियों को, और यही सेम किया जा रहा था बाय दी यूएसएसआर। यूएसएसआर भी अमेरिका के जो सिस्टम थे, उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उन सब की धज्जियां उड़ा रहा था, उन सब की आलोचना कर रहा था। अब देखिए उसके बाद भी क्या हुआ, आफ्टर द क्राइसिस बट स्टेट्स नोट क्रॉस इट्स लिमिट्स। मींस यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ही इतने सब क्राइसिस होने के बाद भी किसी भी तरह की जो लिमिट्स थी उनको क्रॉस नहीं किया। लिमिट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोनों ने अपनी आर्मी को इस हद तक प्रमोट नहीं किया कि दोनों की आर्मी के बीच वेपन्स को लेकर युद्ध हो जाए या हथियारों से दोनों की आर्मी युद्ध करना शुरू कर दे। और ना ही उन्होंने लिमिट्स इस हद तक क्रॉस की कि किसी भी तरीके के जो एटॉमिक जो एनर्जी है उसे यूज किया जा सके। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई जो कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर दोनों को क्लोज कर रही थी, दोनों को नजदीक लेके आ रही थी। रोल ऑफ द नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेम की अगर बात करूं तो जो नेम ग्रुप था, कौन सा नेम ग्रुप, नॉन अलाइंड मूवमेंट, 1950 के बाद में ये ग्रुप दुनिया के सामने दिखाई दिया।
और धीरे धीरे इसकी जो मीटिंग्स थी उसके चलते इसका फाउंडेशन हुआ 1960 की डिकेड्स में। जब नेम बना तो उस समय दुनिया की डिफरेंट कंट्री जो थी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि नेम है वो दुनिया के सामने एक अल्टरनेट पावर के रूप में या एक अल्टरनेट जो ग्रुप है उसके रूप में काम करेगा। यहीं अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड वो था यूएसए का, जो फॉलो करता था कैपिटलिज्म जो पॉलिसीज थी उनको, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ मॉडल फॉलोड बाय द यूएसए एंड इट्स स्पॉटर। देन सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसका जो हेड था वो था यूएसएसआर एंड दिस ग्रुप इज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म। साम्यवादी को ये फॉलो कर रहा था। बट अगर नेम की बात करें तो इनके जितने भी कंट्रीज थे वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था। लोगों को ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे थे, लोगों की डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। तो सो नेम ने भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे रिड्यूस करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो निभाई। इसके साथ साथ जो नेम था उसने जो कोरिया क्राइसिस था उसमें एक मीडिएटर के रूप में रोल प्ले किया और जो कोरिया क्राइसिस था उसे कम करने में मदद की। मीन्स कहीं ना कहीं नेम ने अपने आप की जो प्रेजेंस थी वो दिखाई कोरिया क्राइसिस में, और कोरिया क्राइसिस में यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो टेंशन थी उसे कम करने में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में काम किया नेम और नेम कंट्रीज ने। चाहे हम इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सुकर्णो की बात करें, बामे एनक्रुमा की बात करें या फिर टीटो की बात करें। नेक्स्ट देखिए कांगो क्राइसिस एंड यूएन को मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। मींस यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कांगो क्राइसिस को लेकर अपना इम्पोर्टेंट जो रोल था वो पे किया। अब कैसे देखिए, जब कांगो क्राइसिस था तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में अनसिक्योरिटीज थी और इसे दूर करने की कोशिश की गई बाय दी यूएनओ। और यूएनओ की भी कौन, उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या किया, कांगो क्राइसिस में एक मीडिएटर का रोल प्ले किया और इसी रीजन बीइंग क्या हुआ, कांगो क्राइसिस को क्या किया गया, सुलझाया गया। अगर हम बात करें यूएनओ की तो यूएनओ जो है वो 1945 में बना। इसके 6 ऑर्गन है और 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है या पीस मेंटेन के जो मिशन है, जो प्लानिंग है, जो ऑपरेशंस है उनके लिए काम करता है। तो सो इस ऑर्गन के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी थे दोनों ने ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कांगो क्राइसिस को लेकर। अब देखिए जहां एक साइड दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे की एनिमी थे, एक दूसरे की दुश्मन थे कोल्ड वॉर के दौरान, बट इसके साथ साथ दोनों ने कुछ बड़ी डील करने की कोशिश की, कुछ बड़े काम किए जिससे जो कोल्ड वॉर है उसके प्रभाव को, उसके एरियाज को कम किया जा सके। सो ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स। अब देखिए हुआ क्या कि कोल्ड वॉर में दोनों की भी टेंशन थी। सो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ही क्या करना शुरू किया, जो आर्म्स थे, हथियार थे, उनको बनाना शुरू किया। हथियारों के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च थी उनको करने की कोशिश की और लगातार एक ह्यूज अमाउंट में इन्होंने क्या करना शुरू किया, उन हथियारों को कलेक्ट करना शुरू किया ताकि जब भी दोनों के बीच युद्ध हो तो उन वेपन्स को यूज किया जा सके। बट इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम बदला 1960s के बाद, जैसे 1970 का डिकेड्स आया तो दोनों ही कंट्री के माइंड में कुछ नए जो आइडियाज थे, कुछ नए जो थॉट्स थे वो आने लगे। 2 तरीके के मेनली थॉट्स यहाँ देखने को मिले। एक था इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, एक था
एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर। एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के माइंड में एक चीज दिखाई दी कि उतने हथियार रखे जाएं जितने की उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मींस अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो उतने के अधिक जो हथियार थे वो रखने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करूं, मान लीजिए कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बाई चांस उन न्यूक्लियर वेपन्स को कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी गलत तरीके से उनका यूज कर लेता है, तो पूरी दुनिया के नक्शे से जो अमेरिका है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इंटरनल एरिया में अगर ये वेपन्स यूज हुए, न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुआ, तो उससे एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होगा, लोग मारे जाएंगे। सो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों कंट्रीज सोच रहे थे। अब देखिए एक दूसरा पक्ष ये भी है इस बात को लेकर कि दोनों ही कंट्रीज आर्म्स के ऊपर, हथियारों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा था। मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंट ऑन द आर्म्स बाय द यूएसए। सो अदर पॉलिसीज आर डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी जो पॉलिसी थी, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं हेल्थ फैसिलिटीज की बात करूं, या लोगों से रिलेटेड जो भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाली जो योजनाएं थी, उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया बाय दी बोथ नेशन, यूएसए एंड यूएसएसआर। सो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। सो लोगों की तरफ से भी दोनों कंट्रीज में प्रेशर था, इसलिए भी ऐसा माना गया कि धीरे धीरे कंट्रीज ने अपना जो माइंड था, अपनी जो आइडियोलॉजी थी, वो चेंज करना शुरू किया। अब इसी दौरान अगर मैंने बात की कि इंटरनल सिक्योरिटी की, मान लीजिए अब यहाँ एक मैंने पॉइंट लिखा है कि न्यूक्लियर वॉर बाय मिस्टेक, अगर दोनों कंट्रीज के बीच वॉर शुरू हो जाता, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, और इस युद्ध में किसी एक के द्वारा अगर न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिए जाते, मान लीजिए यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया यूएसएसआर के ऊपर, तो यूएसएसआर भी तो यूज करेगा। और ऐसी सिचुएशन में दोनों ही कंट्रीज क्या हो जाएंगे, टोटली डिसअपियर हो जाएंगे फ्रॉम दी वर्ल्ड मैप। क्योंकि एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होगा, लोग मारे जाएंगे, नेचर है वो प्रभावित होगा, ह्यूमन राइट्स प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो कोशिश की गई कि वॉर को अवॉइड किया जाए, और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको लेकर कुछ खास तरीके की कमेटीज बनाई गई दोनों कंट्रीज में। दोनों कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, यूएसए और यूएसएसआर में पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर सिस्टम था वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोथ नेशन रखा गया कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के चलते, अपने फायदे के चलते इन वेपन्स का यूज ना कर लें। इसलिए भी ये चीज दिखाई दी। अब देखिए कोल्ड वॉर के दौरान सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर दो ही देश ऐसे नहीं थे जिनको कोल्ड वॉर की मार झेलनी पड़ी, या जिनके रीजन बीइंग इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस, और इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी। बट कुछ और कंट्रीज भी थे जिन्होंने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर सबसे ज्यादा नुकसान झेला, या कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया। अब इसमें अगर मैं बात करूं, कोरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम, ये तीन ऐसे कंट्रीज थे जो सबसे ज्यादा सफर हुए, सबसे ज्यादा जिन्हें प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। इसके अलावा दूसरे और भी देश थे, पर वहां इतनी ज्यादा मात्रा में या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी कि इन एरियाज में थी। अब सब धीरे धीरे जो टाइम था वो आगे की ओर बढ़ चला था। नियर अबाउट 1970 का जो डिकेड्स था वो शुरू हो चुका था, और दुनिया में डिफरेंट जो ग्रुप थे वो सामने आ रहे थे। चाहे हम 1970s की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में
इंडिया आ चुका था, चाइना आ चुका था, ईयू आ चुका था, आसियान आ चुका था। उनमें बहुत सारे जो कंट्रीज थे इस टाइम तक आ चुके थे और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस जो थे वो दिखाई दे रहे थे। सो इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई दिया यूएसए की पॉलिसीज को लेकर और यूएसएसआर की पॉलिसीज को लेकर, और दोनों ने ही क्या करना शुरू किया, अपनी पॉलिसीज में थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया। अब देखिए, इन टाइम यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और eliminating nuclear और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। टाइम रहते दोनों ही कंट्रीज अगर यूएसए और यूएसएसआर अपने वेपन्स को कम नहीं करते या फिर कहीं ना कहीं उनके पास जो रिसोर्सेज थे उनके बेस पर वेपन्स को अगर लगातार वो बनाते तो प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब देखिए, यहाँ एक और रूल देखने को मिला, दैट इज बैलेंस ऑफ आर्म्स, बैलेंस ऑफ आर्म। अब इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या, यूएसए को लगा कि मुझे मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए कि 100 वेपन्स की नीड है, 100 न्यूक्लियर वेपन्स की नीड है, तो कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर था वो भी ये सोच रहा था कि उसके पास भी कम से कम एटलीस्ट 100 वेपन्स तो हों। तो कहीं ना कहीं एक तरफ दोनों में होड़ लगी हुई थी वेपन की इंक्रीजिंग को लेकर, बट दूसरा कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी था कि इन वेपन्स के चलते उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके लोगों की सोशल डेवलपमेंट, कंट्रीज की ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो सो उन्होंने धीरे धीरे 1960 के एरा में शुरुआत की डिफरेंट ट्रीटीज की, जो कहीं ना कहीं थी आर्म रेस को रिड्यूस कर रही थी, हथियारों की दौड़ को कम कर रही थी। और दोनों ही कंट्री 1960 तक आते आते ये बात समझ चुके थे कि वेपन्स के ऊपर खर्चा करना, वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का मतलब है देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसे खराब करना। सो इन 1960s डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज सीन बिटवीन दी बोथ नेशन यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों के बीच एलटीबीटी, एनपीटी, एबीएमटी, तीन बड़ी जो डील थी, तीन बड़ी जो ट्रीटीज थी वो साइन की गई। और तीनों ही ट्रीटीज कहीं ना कहीं वेपन्स को लेकर थी, आर्म्स को लेकर थी कि उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए और किस तरीके से जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उसको इंप्रूव किया जाए, अच्छा किया जाए। तो सो एलटीबीटी साइन की गई दोनों कंट्रीज के द्वारा। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसमें था कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो टेस्ट किए जाते हैं, जो रिसर्च की जाती है, वो लिमिट्स में की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उनकी रिसर्च को लेकर कि क्या कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। सेकंड है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको लेकर बात की गई कि किन किन एरियाज में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी रिसर्च या फिर उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा और किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको लेकर डिफरेंट टाइप के जो रूल्स थे वो बनाए गए, अलग अलग तरीके के नियम बनाए गए कि किस क्षेत्र में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका यूज किया जाएगा या किस तरीके से उनकी रिसर्च की जाएगी, किस तरीके से उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करूं एबीएमटी की, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, अब ये जो ट्रीटी थी वो मिसाइल्स को लेकर की गई थी कि किन किन एरिया में जो मिसाइल है उसका परीक्षण नहीं किया जाएगा। स्पेस की बात की गई, अर्थ की बात की गई, वाटर बॉडीज की बात की गई, ओपन एयर की बात की गई। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज 1970 तक आते आते इस बात को समझ चुके थे कि दोनों का सहयोग होना जरूरी है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऑपरेशन होना जरूरी है। सो इसी कॉपरेशन को लेकर बाय द यूएसए एंड यूएसएसआर ए लॉट ऑफ ट्रीटी साइंड बाय द बोथ नेशन इन द
डिकेड्स ऑफ द 1960 और 1970। अब देखिए लगातार वेपन से भी वो काम कर रहे थे, बट जो वेपन्स थे उनको लिमिट में बनाने की कोशिश की गई, बट कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर था वो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था। कहीं ना कहीं यूएसएसआर उन 15 कंट्रीज की जो डिमांड्स थी, जो बेसिक नीड्स थी, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। मींस यूएसएसआर जो था उसमें कुल 15 कंट्रीज थे और इसमें सबसे जो बड़ा देश था वो था रशिया। अब इस ग्रुप के अंदर इंटरनली क्या होना शुरू हुआ, इंटरनली एक तरीके से जो सिविल वॉर था वो दिखाई देने लगा, बिकॉज 15 कंट्रीज के अंदर कहीं भी एक जैसा सिस्टम नहीं था। कुछ कंट्री गरीब थे तो कुछ कंट्री अमीर थे। धीरे धीरे इन कंट्रीज में भी 1980s में क्या हुआ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो आई, और इसी के रीजन बिंग उन्होंने और ज्यादा ऑटोनॉमी को लेकर बात करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे 1991 के आसपास जो यूएसएसआर था वो लगभग 15 पीसेस में टूट गया और दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में दिखाई दिया यूएसए। तो आज की छोटी सी वीडियो बट इम्पॉर्टेंट, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।